हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे पोर्चुगीज इतनी लंबी यात्रा करके भारत तक पहुंचने का नया समुद्री मार्ग खोजते हैं। धीरे धीरे वेस्ट कोस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं और अपनी सुप्रीम नेवल पावर के कारण ओशन ट्रेड कंट्रोल करते हैं। पर 17वीं सेंचुरी में दूसरी यूरोपियन पावर से कड़े मुकाबले के कारण भारत में इनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। यहाँ पर जिस यूरोपियन पावर ने पोर्चुगीज को सबसे बड़ी टक्कर दी वे थे डच। डच इंडिया में आने वाली दूसरी यूरोपियन पावर थी, जो कि हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द आईएएस वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। डच हॉलैंड के लोगों को बोला जाता है। हॉलैंड को अब हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। होता ये है कि 1602 में नीदरलैंड्स में कंपनी फॉर्म होती है जिसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस कंपनी वाज सपोज टू प्रोटेक्ट स्टेट्स ट्रेड इन इंडियन ओशन। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि पोर्चुगीज जब भारत आए तब वो कंपनी फॉर्म करके नहीं आए। बाय कंपनी आई मीन अ रजिस्टर्ड और लीगल एंटिटी। पोर्चुगीज की ट्रिप उनके राजा ने फाइनेंस की थी, पर डच लोगों ने पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई, यानी इस कंपनी के शेयर उस समय के हॉलैंड का कोई भी नागरिक खरीद सकता था। फिर उनकी सरकार ने उन्हें 21 साल तक एशिया में ट्रेड करने की मोनोपोली दी, यानी हॉलैंड की कोई और कंपनी 21 साल तक एशिया में ट्रेड नहीं कर सकती। ऐसी ही मोनोपोली मिली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसका आगे चल के इंग्लैंड में बहुत विरोध हुआ। ये वही बात है जैसे अभी के टाइम पे अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी एक प्राइवेट कंपनी को मोनोपोली दे दे कि जाओ अंटार्कटिका में जाकर वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के वैल्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करो, उनमें ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ और हमें टैक्सेस पे करो। बाकी कोई और प्राइवेट कंपनी इंडिया की अंटार्कटिका के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर नहीं कर सकती। तो जाहिर सी बात है इंडिया में इसका विरोध होगा ही होगा। तो ये थी मोनोपोली। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। इस कंपनी को यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अथॉरिटी दी गई कि वो ट्रीटी साइन करे, किले बनाए, नए एरिया कैप्चर करे, आर्मी रखे ताकि जहां जरूरत हो वहां लड़ सके और कॉइन्स मिंट करे, साथ ही साथ ऑफिसर्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी देखे। पर ये सब जो कुछ भी कंपनी करेगी डच गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहकर करेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार कंपनी को स्टेट के फंक्शन परफॉर्म करने की और दूसरे देशों को कॉलोनाइज करने की अथॉरिटी दे रही है। अब डच कंपनी के लोग इंडिया आते हैं और 1604 में पहली ट्रीटी साइन करते हैं कैलकट के जमोरिन के साथ। जमोरिन पोर्चुगीज से परेशान था और चाहता था कि डच हेल्प करें पोर्चुगीज को हटाने में। फिर आगे 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, उसके बाद पुलिकट में, फिर सूरत में और कासिम बाजार एंड सो ऑन। डच सूरत 1616 में और डच बंगाल 1627 में स्टैब्लिश होते हैं। ये दोनों डच ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टोरेट थे। इन्होंने 1656 में पोर्चुगीज से सिलोन जीता, 1671 में पोर्चुगीज के किलों पर अधिकार कर लिया और बाद में नागापट्टनम पर कब्जा करके साउथ इंडिया पर अपनी पकड़ बना ली। देखिए डच आए तो थे भारत ट्रेड करने के लिए, अब इनके ट्रेड का नेचर कैसा था ये भी देख लेते हैं। पहले करेंसी एक्सचेंज जैसा कोई सिस्टम तो था नहीं, तो दूसरे किसी देश से व्यापार करने के लिए बार्टर सिस्टम यूज होता था या सोने और चांदी जैसे प्रेशियस मेटल्स में पेमेंट होता था। क्योंकि इंडिया में यूरोपियन गुड्स की डिमांड ना के बराबर थी, इसीलिए डच इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड से जायफल यानी नटमैग, जावित्री यानी मेस, लौंग यानी क्लव्स के बदले गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट से इंडियन टेक्सटाइल और स्पाइसेस खरीदते और बाकी जो भुगतान होता वो सोने और चांदी से करते। भारत से बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं में इंडियन टेक्सटाइल को मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनाने का क्रेडिट डच कंपनी को जाता है। इसके अलावा इंडिगो, सॉल्टपेटर, ओपियम और राइस में भी इन्होंने ट्रेड किया। अब देखते हैं इस व्यापार का भारत पे क्या असर हुआ। भारत में उस समय मुगल साम्राज्य और दूसरे राज्य अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग टैक्सेस और ड्यूटी लगाते थे। भारतीय व्यापारियों की तरह डच कंपनी को भी ये टैक्सेस और ड्यूटीज पे करनी होती थी, जो कि राज्यों के लिए इनकम का एक बड़ा सोर्स बने। डच कंपनी ने 200 साल के अपने जीवन काल में गोल्ड, सिल्वर और ब्रास के कॉइन्स भी इशू किए, जिसके लिए उन्होंने इंडिया में टकसालें यानी मिंट्स भी स्टैब्लिश की।
समय के साथ ये भी पतन की ओर बढ़ते हैं। कंपनी में करप्शन, भारत में अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और 1741 में कोलाचल की लड़ाई में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा से हार डच कंपनी को मालाबार कोस्ट से पूरी तरह उखाड़ फेंकती है और 1825 तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डच प्रेजेंस पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।